हेलो दोस्तों, आपका अगेन फिर से स्वागत है। सरसाह यूपीएससी में आपका फिर से स्वागत है। ये जो है पार्ट टू है। ये पार्ट टू है किसका? इन्वायरमेंट का, जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे इन्वायरमेंट बारे में। ये उसका पार्ट टू है ये। ठीक है। और बस ये सरसाह यूपीएससी ये चैनल है आपको, इस पे आप इसे लाइक कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सेकंड चैप्टर लेकर के आ गया हूँ, सेकंड वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके लिए, ताकि आप इसे सही से पढ़ कर समझ सकें कि इसमें क्या बातें क्या नहीं बातें हैं। ये इन्वायरमेंट का है, पीटी 365 पर्यावरण का है। ठीक है। और ये विजन आईएएस का जो पीटी 365 होता है वो वाला है। ठीक। और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, जो मिशन यूपीएससी 2026 मिशन यूपीएससी 2026 के लिए मैं रेडी हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कर आपको मिल सके। तो आप शुरू करते हैं। पांचवा जो टॉपिक, उसके बाद अभी हम यहाँ इसको पढ़ चुके थे, हम एवीएस पढ़ चुके थे हम। अब उसकी ब्रीफिंग आप जो अगर इसको नहीं देखें तो जग जाकर फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजना मतलब होता है केंद्र सरकार कोई ऐसा योजना लागू कर रही है जो मतलब इंडियम पूरे पैन इंडिया में लागू होगा। राज्य सरकार का कंसर्न रहेगा, लेकिन वो केंद्र प्रायोजित है, यानी केंद्र उसको फंडिंग करेगा। ठीक है। इस तरह से तो सुर्खियम क्यों है? क्योंकि घड़ियाल और स्लॉथ बियर, जिसको भालू कहते हैं, स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर, ठीक है, ये भालू है, भालू। इसके लिए वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, ये बहुत ही जरूरी है। प्राप्ति कार्यक्रम ये आपको लगाना पड़ सकता है। ये मतलब कि यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आया हुआ है, वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है ये। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा? पर्यावरण वन एवं और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। केंद्र प्रायोजित योजना है ये। इसका उद्देश्य क्या है? वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों का संचालन करना है। जब हम वन्यजीव का संरक्षण कर रहे हैं, चाहे संवर्धन कर रहे हैं, जो गतिविधि है ना, उसका संचालन करने के लिए हमने ये शुरू किया है, वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक है। अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है ना, जो प्रजातियां हैं, प्रजातियां और उनके पर्यावास को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करना है। अब ये यही पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है। ये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम क्यों होता है? जो अभी अगर आपसे यूपीएससी पूछता है सॉरी, अगर पूछता है पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम क्यों ऐसा सरकार ने लॉन्च किया इसको, पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम को क्यों क्यों लॉन्च किया है, तो आपको सीधा सा जवाब होना चाहिए कि ये इसके लिए लॉन्च किया है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनके पर्यावास को बचाने के लिए ऐसा, क्योंकि पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम हम कह रहे हैं इसको, तो उनके पर्यावास को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि उनका पर्यावास बचा सके। और उनकी पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करना है हमें। और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हिम तेंदुआ को शामिल किया गया, एशियाई शेर को शामिल किया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित 22 प्रजातियों की पहचान की गई है। यानी 22 ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी अब ये आपको पता है ना कि क्रिटिकली इंडेंजर, अब जो फर्स्ट वीडियो हम पढ़ रहे थे तो वहां पे देखा था हमने, आईयूसीएन देखा था। आईयूसीएन की जो 9 श्रेणियां हैं उसमें से एक श्रेणी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की, होती है वहां पे।
यानी ये ऐसी प्रजाति जहाँ पे सिर्फ 50 से 100 प्रजातियों के आसपास होती है, वहां रहती बची रहती है। और ये जो है अपने प्राकृतिक आवास में हैं तो जरूर, लेकिन बहुत कम मात्रा में और बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब कि बहुत ही संकट उन पर है कि अगर अब ध्यान दिया जा रहा है तब भी मुश्किल है, और इनको संरक्षण के लिए ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम उसके पर्यावास के लिए अपना काम कर सकें। तो ये क्रिटिक ऐसे हमने 22 प्रजातियों को हमने आइडेंटिफाई किया है। उसमें से 2 को हमने घड़ियाल को, स्लॉथ बियर को और शामिल कर लिया, ताकि हमें जो सिफारिश की गई है ताकि इसमें घड़ियाल को और स्लॉथ बियर को भी डाला जा सके, और इसकी पुनर्प्राप्ति जो प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम उसमें इसमें शामिल किया जा सके। तो 22 प्रजाति इसमें पहचान की गई है। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना आदि, यानी ये सबसे घटक है। तो हाथी परियोजना भी काम करता है इसमें, बाघ परियोजना भी काम करता है, और इसमें वन्यजीव पर्यावासों का विकास भी काम करता है। तो जरा देखते हैं स्लॉथ बियर के बारे में, थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं कि क्या है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के बारे में क्वेश्चन आता है कभी कभी, हर बार क्वेश्चन भी आता है। आपको पता है ये जो सूची है, ये WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में, क्योंकि आपको पता है इसकी 4 अनुसूचियां हैं। एक में जो भी होगा उसको जो है मारना, मतलब ये ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में होती है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में है सरकार के। सरकार इसका प्रोटेक्शन करती है बहुत ज्यादा तरीके से। लेकिन अगर वार्डन अगर ये कह देगा कि हाँ इसको मार सकते हो, क्योंकि ये कि उसमें 3 कैटेगरी होती है क्यों मार सकते हो इसको। अगर वो मानव के लिए बहुत हानिकारक हो जाए, या जो है वो ऐसी स्थिति में है जब वो मरने की कगार पे है और उसको बचाना मुश्किल है, तब। तीसरा भी इसी तरह से उसमें दिया हुआ है, तीसरा भी है उसमें। तो अब अनुसूची 1 में जो भी पहुंच गया, अगर वार्डन ने कह दिया, तो अनुसूची 1 वाले, अनुसूची 2 वाले के दोनों में वन्यजीव डाले जाते हैं। अनुसूची 3 में जो है ये वनस्पतियां रखी जाती हैं। अनुसूची 4 में जो है जो साइट्स होती हैं, साइट्स की जो जो प्रजातियां हैं उसमें इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत इनको किया गया है। अच्छा, इनको मार भी सकते हैं, पहले बात तो मार नहीं सकते इनको आप, लेकिन अगर वार्डन कहे तो मार सकते हो। लेकिन अगर वार्डन ने कह दिया मारने के लिए, लेकिन वन मंत्रालय ने कह दिया कि नहीं सब न मारो, तो आप फिर इनका जो अपने आप कट जाएगा। सॉरी, इसका अपने आप कट जाएगा, फिर आप ये नहीं मार सकते इनको। तो साइट्स की परिशिष्ट, वन साइट्स में 3 परिशिष्टियां बनती हैं, वन परिशिष्टि 2 3 इसमें है, पीछे नीचे भी है, हम कभी आगे दिखाएंगे हम। और ये वी होता है, वल्नरेबल होता है, वल्नरेबल। इसका मतलब ये सुभेद, यानी अभी अपने प्राकृतिक आवास में तो हैं, ठीक, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने प्राकृतिक आवास में तभी मौजूद हैं, कोई दिक्कत उनको है नहीं। लेकिन ये वल्नरेबल है, बहुत आसानी से इनको, इनकी जो है संकट, इनके लिए संकट आ सकता है। और इसीलिए इनको वनरेबल में डाला गया है कि इनको अभी, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इससे एक एंडेंजर्ड होता है, एक वनरेबल होता है, एंडेंजर्ड हो गया, और एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। तो अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा खतरा इसमें है, उससे थोड़ा कम इसमें, थोड़ा सा कम इसमें, इस तरह से है। तो जो स्लॉथ वियर है वो यूवी में है, ठीक है। थोड़ा इसको देखते हैं। इसलिए बता रहे हैं इसको, ये IUCN का है। थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको बता रहे हैं इसलिए। इसका नाम क्या है देखिए, इसका नाम जो है लंबे नाखूनों, जो स्लॉथ बियर है उसकी बात कर रहा है। स्लॉथ बियर का नाम जो है लंबे नाखूनों और असामान्य दांतों से पड़ा है। जो स्लॉथ, यानी स्लॉथ मतलब होता है आलसी, ऐसे जैसे प्रतीत होता है। इनको देख के लगता है कि ये बहुत आलसी किस्म का है। ये दीमक खाता और चींटियां खाने में विशेषज्ञता हासिल है, इसको समझ लीजिए एक तरीके से आप। तो ये दीमक खाता, चींटियां खाता है यहाँ। और अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत शीत निद्रा नहीं करता है। जैसे अन्य अन्य भालू है ना, तो वो रात में सो जाते हैं। सॉरी, वो रात में सोते हैं, लेकिन ये बंदा सोता नहीं है रात में, ये शीत निद्रा नहीं करता है। और ये एकाकी होता है, अधिकांश रात्रिचर, फुर्तीला, और तथा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक प्राणियों में से एक माना जाता है। यानी जो आक्रामक प्राणियां हैं भारतीय उपमहाद्वीप में से, उसमें से एक ये भी है, बहुत आक्रामक किस्म का है ये, जो देख करके
घुटने लगता है, दौड़ पड़ता है उसकी तरफ। तो इस तरह का है ये। इसका पर्यावास क्या, वन और घास के मैदान इसका पर्यावास है। आप देखेंगे भारत, नेपाल, श्रीलंका का देशज निवासी है ये देशज निवासी, भारत का देशज निवासी है स्लॉथ बियर, नेपाल का है, श्रीलंका का है, ये देशज निवासी है। खतरा इसके ऊपर क्या है, ये जो है 20,000 से कम बची हैं। मैं बोल रहा था ना अभी, जो आपका वी यू है, जो आपका इंडेंजर्ड है, जो आपका उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यूवी है, वी यू ये है। इसमें से अगर ये 20,000 से कम बचा है तो इसमें डाल दिया गया है। थोड़ा सा और कम बचेंगे इसमें तो मुश्किल से 100 से 200 ही आ सकते हैं, यहाँ 500 के आसपास आ सकते हैं। इस तरह से भी है इसमें है। तो स्लॉथ बियर यहाँ पे रखा गया। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है ये बात, अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जब स्लॉथ बियर के बारे में हो चुका है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चीता में। चीता तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछता भी है यूपीएससी इसमें बना बना करके। तो भारत और बोत्सवाना, बोत्सवाना इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए है कि 8 चीता भारत लाने की औपचारिक घोषणा की गई है कि 8 चीता लाया जाएगा बोत्सवाना से इंडिया में। ठीक है, 2022 में कार्यक्रम शुरू हुआ था चीता के बारे में, कि चीता को भारत में फिर से ला करके फिर से बसाना था यहाँ पे। विलुप्त हो चुका था 1950 के दशक में, पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था। 40 से 50, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ हंटिंग हुई थी इंडिया में, इसलिए ये खत्म हो गया। तो चीतों को भारत में फिर से बसाना है, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जिसे 23-24 में क्या नाम दिया गया इसको, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, ये नाम दे दिए। अभी जो इसका प्रोजेक्ट टाइगर है तो उसका नाम हो गया प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट हो गया, क्योंकि एलिफेंट को भी इसमें शामिल कर लिया गया, 2023 और 24 में कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट कर दिया गया। कोनो राष्ट्रीय उद्यान, अब चलो आपको बताना है कुछ चीजें, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। कोनो राष्ट्रीय उद्यान है, चलो बताओ, बताना तो पड़ेगा साहब आपको भी। और 30 चीतों कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 30 चीतों दिसंबर 2025 तक आबादी मौजूद है। अभी 30 बन गए हैं, ये सोचिए, जहाँ एक भी नहीं था, विलुप्त हो चुके थे, संरक्षण किया गया, तो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स मिला है। और कोनो राष्ट्रीय उद्यान में ये अभी 30 हो चुके हैं। आपको बताना है कोनो कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कार्यक्रम, इसका कार्यान्वयन एजेंसी है ये। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जरा आप बता सकते हो क्या? इसकी अध्यक्षता करता है पीएम करता है, ये याद रखना। ठीक है, और एनटीसीए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका मतलब, सांविधिक निकाय मतलब क्या होता है कि सांविधिक निकाय वो होता है जो एक्ट बना करके कोई संस्था को हमने स्टेब्लिश किया हुआ है। 2006 में इसको स्थापित किया है, एनटीसीए को हमने 2006 में स्थापित किया है। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत है। अभी जो हम देख रहे हैं WPA 1972, वो जिसमें 4 अनुसूचियां हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसके तहत डाला जाता है, किसमें, 1 में डाल दो, 2 में डाल दो ना, उसी वही वाला एक्ट है। उसी एक्ट के तहत 2006 में इसकी स्थापना की गई है, संवैधानिक निकाय बनाया गया इसको, और इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा, अभी हमको बता, किसी को पता हो तो बताइए, ये भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में बताइए, क्या है, कब गठन हुआ, इसका कैसे गठन हुआ, कोई बता, क्योंकि बार बार इसका जिक्र आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार गूगल करो, सर्च करो, या आप बताओ कहाँ से, जब नोट्स देखो इसको, और बताओ कि भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में। फिर प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति, प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति को उन्होंने 2023 में एनटीसीए ने किया था, और एक समिति बनाया इन्होंने एनटीसीए ने 2023 में, प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति। इसका कार्य क्या है, प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे चीते के एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना, किसको, जहाँ खुले वन होंगे, सवाना घास भूमियों को पुनर्बहाल करने के लिए ना, ताकि देखिए, अगर जैसे चीते हैं, फ्लैगशिप है, तो क्या करते हैं ना कि अगर ये जो घास है, ये जस्ट समझो, एक बार कोशिश करो समझने की, ये घास यहाँ पे उग रही है।
ठीक है। अब चीता किसको खाता है? चीता खाता है हिरन को, मान लेते हैं। और हिरन ज्यादा होगा, चीता कम होगा। अगर चीता नहीं रहेगा तो हिरन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हिरन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये सारे घास खा जाएंगे, सारे घास खा जाएंगे यहाँ पे। इस घास को बचाने के लिए हमें क्या करना है, इस हिरन को भी मेंटेन करना पड़ेगा, यानी उतना हिरन रहे जितना काम चल सकता है, उतना उतना यहाँ पे हिरन रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे चीता चीता लेके एक आ जाओ, दो चार, तो ये अपना दौड़ेगा धूपेगा, दो चार मार खा जाएगा। तो यहाँ पे जो जनसंख्या वो ठीक हो जाएगी, हिरण की, हिरण जनसंख्या ठीक हो जाएगी। तो जो खुला वन होगा, जो सवाना घास भूमि होगी ना, उनका पुनर्बहार हो जाएगा इसकी वजह से। तो चीता एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना है, इसलिए ऐसा बोल रहा है ये वाला टॉपिक, ये वाला जो पॉइंट इसलिए ऐसा बोल रहा है। और कह रहा है कि इको डेवलपमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाया जा सकता है इसके लिए। अब देखते हैं जो चीता है ना, एक एशियाई चीता होता है, जो एक अफ्रीकी चीता होता है। ये एशियाई चीता इंडिया में बहुत पहले 1950 में ही उसको कह दिया कि हमारे पास है नहीं अभी। अफ्रीकी चीता है जो ईरान के आसपास पाए जाते हैं। अच्छा, ये अभी इंडिया में खत्म है, लेकिन ये भी ईरान में, ये वाला ईरान मिलेगा आपको। तो ये है विश्व का सबसे तेज स्तनपायी तथा भारत में विलुप्त हो जाने वाला एकमात्र मांसाहारी, 1952 में ये खत्म हो चुका। कौन? एशियाई वाला। अन्य बड़ी बिल्लियां, जैसे बड़ी बिल्लियां अभी बिग बिग कैट अलायंस अभी आएगा, दिखाएंगे हम आपको बड़ी बिल्लियां। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर के विपरीत चीता दहाड़ता नहीं है, दहाड़ नहीं सकता। चीता दहाड़ता नहीं, जो एशियाई चीता होता है वो दहाड़ नहीं सकता। एशिया चाहे अफ्रीका कोई भी हो, जैसा शेर दहाड़ लेता है, बाघ दहाड़ लेता है, तेंदुआ जगुआर दहाड़ता है, उस तरह से ये दहाड़ता नहीं है, बता रहे इस तरह से। तो एशियाई चीता कहाँ? केवल पूर्वी ईरान के क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, केवल 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 केवल, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। भारत में से आधिकारिक रूप से 1952 विलुप्त घोषित कर दिया गया। जो एशियाई चीता है उसको बात करें, एशिया में हमारा इंडिया है और ईरान भी उसी में है। तो ईरान में अगर आप देखोगे तो पूर्वी ईरान में, अगर आप मैप ऐसे कर देखोगे, पूरा जो है एशिया देख रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ईरान है। तो ईरान पूर्वी ईरान और ये पश्चिमी ईरान, तो इधर से ऐसे ईरान है, तो यहाँ इधर से मिलेगा आपको पूर्वी ईरान, इस साइड से करके। तो पूर्वी ईरान में जो शुष्क क्षेत्र वहां मिलता है, भारत में 1952 में ही इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब अफ्रीकी चीता का पूरे अफ्रीका के घास मैदानों में है ये, झाड़ीदार क्षेत्रों में, खुले वनों में पाए जाते हैं। जैसे विशेषकर बोत्सवाना, अभी इसी यहीं से लाया जा रहा है इंडिया में, बोत्सवाना से ही इंडिया में लाया जा रहा है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इस नामीबिया में ना चीतों की सबसे बड़ी आबादी यही पाई जाती है, नामीबिया में ही, सॉरी बोत्सवाना में ही, सॉरी नामीबिया में, यहाँ नामीबिया में चीतों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, नामीबिया। ठीक है, ये अफ्रीकी देश है। अब गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों क्यों इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पे? ये पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, निमाड़ क्षेत्र में इसको है। चंबल नदी से बहती है गांधी सागर में से, ये मध्य प्रदेश में गांधी सागर है। गांधी सागर बांध के बैक वाटर से घिरा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर का हिस्सा है ये। कौन सा? ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अभी आपको पूछेगा, वो यूपीएससी सारा पूछेगा कि भाई गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य बताओ कहाँ पे है, तो आप बता देना निमाड़ क्षेत्र है। निमाड़ क्षेत्र कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश एमपी में है, और एमपी का पूर्वी भाग में जब आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा निमाड़ क्षेत्र, उसमें ये गांधी सागर है। वहीं पे चंबल नदी इससे होकर जाती है, और खटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन वहां पे है, ठीक है। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, देखते हैं। अभी तो हमने इसको देख लिया, अब टाइगर रिजर्व भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावास निम्नीकरण, अनियंत्रित पर्यटन, कॉरिडोर विखंडन के कारण, एक एक दो तीन, ये याद रखिएगा, पर्यावास निम्नीकरण, अनियंत्रित पर्यटन और कॉरिडोर विखंडन के कारण बढ़ते मानव वन्यजीव संरक्षण, यानी मानव भी है वन्यजीव संघर्ष की समस्या निपटने के लिए टाइगर रिजर्व का संरक्षण हेतु निर्देश जारी किया कि जो टाइगर रिजर्व हो रहा है ना, रिजर्व करिए, उसका संरक्षण करने के लिए कुछ चीजें, ताकि मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष ना हो। कहा ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जारी निर्देश में कहा है कि टाइगर सफारी पर रोक लगाई। पहले उन्होंने कहा कि किसी भी टाइगर सफारी की अनुमति नहीं होगी, सीधी सी बात है।
कहाँ पे, जो निर्दिष्ट बाग गलियारों में नहीं होगी या कोर क्षेत्र में उसके नहीं होगी, या अगर अनुमति है तो केवल बफर जोन में होगी स्थित गैर वन या अवक्रमित वन में हो सकती है, बस ये। उसके बाद रात्रि पर्यटन, ये भी नहीं, प्रतिबंध लगा दिया गया है। निषिद्ध गतिविधियां क्या, बफर फ्रिंज में कुछ भी नहीं, खनन प्रदूषण ये सब कुछ भी नहीं होगा, जल विद्युत परियोजनाएं नहीं होगी, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश नहीं होगा वहां पे, ये सब चीजें वहां पे दोहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक बनेगा हमारा इको सेंसिटिव जोन, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र बोलते हैं हम। तो सभी अभयारण्यों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अब ये इसके जब हम अब से क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरह से कि जो इको सेंसिटिव जोन है ये किसके तहत बनता है, तो अगर वो ऑप्शन दे देगा कि एनटीसीए बनाता है, ऐसे कर देगा, या कोई और भी वन मंत्रालय बनाता है, तो आप ध्यान रखना, आपको बताना है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है, के तहत पर्यावरण मंत्रालय के 2018 के दिशा निर्देश के अनुसार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करना होगा। ठीक है, इसके अनुसार 6 महीने के भीतर कोर और बफर क्षेत्रों का अधिसूचित किया जाना चाहिए, अधिसूचित किया जाना चाहिए। और मानव मृत्यु की स्थिति में 10 लाख की समान अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। जब मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण अगर होगा, अगर कोई मानव की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए कि आप अनुग्रह राशि उनको देंगे, आप एक्स ग्रेशिया उसको बोलते हैं आप। ठीक है। उसके बाद शमन दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किया है कि जो एनटीसीए है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ना, वो 6 महीने के भीतर मानव वन्य जीव संघर्ष शमन दिशा निर्देश का मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा। यानी उसने एक निर्देश दिया कि भाई एनटीसीए तुम इसे बनाओ, जो 6 महीने के भीतर बनाओ ऐसे जल्दी से, ताकि वो सब लोग माने और मानव और वन्य जीव संघर्ष के बीच में संघर्ष न हो। और टाइगर रिजर्व के बारे में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 में शुरू किया गया। अभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर उस अरेंज करिए, एक प्रोजेक्ट टाइगर दे दिया, फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट दे दिया, चीता दे दिया, इसमें ऐसे दे देता है। तो अभी चीता एंड एलिफेंट, टाइगर एंड एलिफेंट ऐसे करके दे देगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसमें डेट नहीं दिया है 1973 है, वो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा 1973 है, ताकि हम उसको मिला सकें कि अच्छा पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, इस तरह से। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित शामिल है। कौन से, एक है कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र। जो कोर क्षेत्र होता है यह पूर्णतः अनुल्लंघनीय होता है, इसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी प्रकार के पर्यटन या व्यावसायिक गतिविधि अनुमति नहीं होती है यहाँ पे। जो बफर जोन होता है वो सतत उपयोग होता है, मतलब सतत उपयोग मतलब ऐसा उपयोग करिए जो नुकसान ना हो और यूज करते रहो आप। विनियमित पारिस्थितिकी विकास, यहाँ सीमित पर्यटन की अनुमति होती है, बफर जोन में, कोर में नहीं होती, बफर में होती है। फिर एनटीसीए द्वारा घोषित क्या, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय है। कौन सा सांविधिक निकाय, एनटीसीए द्वारा घोषित करा ना, तो यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय है। राज्य सरकारें संभावित स्थलों का प्रस्ताव करती हैं, जिन्हें एनटीसीए द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया जाता है। राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट टाइगर को राज्य सरकार करेगी, प्रस्ताव करेगी, और एनटीसीए उसको अनुमोदन करेगा और उसकी अधिसूचना जारी करेगा। ठीक है, क्योंकि एनटीसीए क्या है, एक सामरिक निकाय है ना, और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया और उसको शक्तियां मिली, इसी से उसको शक्तियां मिलती हैं। और कुल रिजर्व अभी 58 है, जो अभी नवीनतम कौन सा, मध्य प्रदेश में जाओ तो माधव टाइगर रिजर्व है, और रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य अभी जो लेटेस्ट है हमारे सामने वही यही है। एक माधव है टाइगर रिजर्व, और एक है रातापानी रातापानी टाइगर रिजर्व, सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये टाइगर रिजर्व में ही है, समझ लीजिए आपसे। तो एनटीसीए की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारें अधिसूचित किया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अब एनटीसीए की सिफारिश राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमोदन के बिना सीमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए राज्य सरकार ने कोई इतना बड़ा एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है, और राज्य सरकार ने पहले क्या अनुमोदन किया था कि भाई मैं बनाना चाहता हूँ,
तो एनटीसी ने बना दिया, ठीक है, और अनुमति दे दी कि बना लो, आप बना लिया उन्होंने इतना बड़ा। अब इनका मन करता है कि थोड़ा सा यहाँ जगह हमको चाहिए, इतना कर देते हैं, ऐसे इतना इतना कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा छोड़ देते हैं। तो ऐसा वो तब तक नहीं कर सकता जब तक एनटीसीए और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी NBW जब तक अनुमति दोनों नहीं देंगे तब तक ऐसा नहीं कर सकते, वरना इतना ही रहेगा। इसलिए जरूरी है तो राज्य सरकारों से एनटीसीए की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमोदन, ये सिफारिश एनटीसीए करेगा और अनुमोदन कौन करेगा? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। अगर अनुमोदन देगा तो जो सीमा में परिवर्तन कर सकते हो आप, ठीक है। अब आइए आप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देखते हैं। अभी हम आपको कह रहे हैं बिग कैट अलायंस, अभी स्मॉल कैट अलायंस भी आएगा, ठीक है। भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने मुख्यालय समझौते हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के माध्यम से IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किए जाएंगे। सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे कि IBCA का जो मुख्यालय है ना, जो सचिवालय है, वो भारत में स्थापित किया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं आप भारत में स्थापित, जिससे IBCA को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलता पूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस? सबसे पहले इसको देखना है, भारत द्वारा 2023 में भारत ने इसको मतलब इस IBCA को भारत ने, या देखो यहाँ छोटा सा लिखा भी हुआ है, भारत का इनिशिएटिव है ये, ठीक है, ये भारत का इनिशिएटिव है। तो 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने को प्लस में उन्होंने लगाया। जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 2023, तो 23 में 50 साल पूरा हुआ तो लगा दिया उन्होंने, कहा चलो ठीक है। संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं विधिक इकाई होगी ये। 7 बड़ी बिल्लियां हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, तेंदुआ 2 हो गए, तेंदुआ हो गए, एक हिम तेंदुआ होगा। फिर चीता, जगुआर, जो जगुआर है ना, ये जगुआर, हाँ ये नियर थ्रेटेंड है। अब आपको देखिए ये नियर थ्रेटेंड। एक प्यूमा है, लीस्ट कंसर्न। प्यूमा लीस्ट कंसर्न मतलब ये होगा कि वो प्रजाति प्रकृति में खूब ज्यादा भी है और भविष्य में अभी कोई संकट दिख नहीं रहा उस पर, तो हम कहेंगे, उसको कहेंगे लीस्ट कंसर्न। जो जगुआर है वो नियर थ्रेटेंड है। नियर थ्रेटेंड मतलब ये है कि अभी कोई खतरा तो है नहीं, समझ में अभी नहीं खतरा, लेकिन भविष्य में खतरा होने की कुछ गुंजाइश दिख रही है, अगर ऐसे रहा तो उसको बोलते हैं नियर थ्रेटेंड। ये IUCN की जब लिस्ट 9 लिस्ट देखेंगे ना, 9 लिस्ट में से उसमें एक 2 लिस्ट, एक नियर थ्रेटेड और लीस्ट कंसर्न भी उसमें शामिल की गई है। इनमें प्यूमा और जगुआर को छोड़कर भारत में पाए जाते हैं। जो पीमा है, ये जगुआर और प्यूमा, इनको छोड़ देंगे आप तो सभी भारत में पाए जाते हैं। ये सब, ये पांचों, 7 है, 5 पाए जाते हैं। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची 1 में शामिल की है। आप सोचिए, जो ये WPA 1972 है, अगर इसकी सूची 1 में, अगर अनुसूची 1 में डाल दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा इसका संरक्षण बहुत हाई लेवल किया जा रहा है, संरक्षण हाई लेवल किया जा रहा है, और इसको बिना वार्डन के परमिशन के आप मार भी नहीं सकते हो। और वार्डन तभी परमिशन देगा, और अगर वार्डन ने परमिशन दे दिया है और वन मंत्रालय ने बोला नहीं, तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर मानव का संघर्ष बढ़ जाए इसके, और मानव खतरा हो जाए इसलिए, या ये बहुत खतरनाक बीमार हो जाए, अगर अच्छा बीमार हो जाए और आराम ना हो, इस तरह से कुछ इसमें क्राइटेरिया जिसके तहत आप इसको मार सकते हो, नहीं तो आप मार नहीं सकते इसको। अब इसमें इन सबको इसमें डाला गया है अनुसूची 1 में। उसके बाद ये 95 देशों का बहुदेशीय बहु एजेंसी संगठन है। कौन सा? ये भी गणा है, लगभग 95 देश में है। बड़ी बिल्ली आबादी वाले इसमें रुचि देश शामिल है। कौन? 16 देश संस्थापक है। जब इसकी स्थापना हो रही तो 16 देश थे। ये एक बार सुनिए ध्यान से,
आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, यूथोपिया, इथियोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम, युगांडा। ये इस तरह से 16 देश ऐसे हैं। जब बिग कैंट अलायंस का हम स्थापना कर रहे थे, गठन कर रहे थे, तो उस समय ये 16 देश साथ आए थे। आर्मेनिया, देखो कोई बड़ा देश इसमें शामिल नहीं है। मान लीजिए कि एक भारत है, उसके बाद कोई नहीं है। अभी 95 देश तो हैं, बहुत काम करना पड़ा इसके लिए, तब 95, लेकिन 16 देश तभी थे। आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम, युगांडा। इस तरह से भारत मदद करेगा क्या? 23-24 से लेकर के 28-29 तक, लगभग 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ 150 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने की बात कर रहा है वो। ठीक है भाई। और ये जो है ना, ये जो निकाय है, सभा होगी प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, इसकी बैठक भी होनी चाहिए भाई। और 2025 में इसकी बैठक अब 27 में होगी भाई, सीधी सी बात है। तो 25 में नई दिल्ली में हुई, प्रथम सभा आयोजित की गई थी 25 में, यानी 2023 में इसकी गठन हुआ, 25 में इसका पहला जो है पहला बैठक हुआ है। प्रथम सभा आयोजित हुई नई दिल्ली में 2025 में, और भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया। कि भाई आईबीसीए के जो अध्यक्ष होगा वो ये मंत्री होंगे इसके। ये कौन से पर्यावरण मंत्री जो हैं वो इसमें उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है भाई। अब हमने बिग कैट अलायंस तो देख लिया, अब हम स्मॉल कैट अलायंस भी देख लेते हैं। स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स आया, यानी स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट, ये हमारे सामने आया। देखेंगे भी क्या इसमें है कि वन्यजीव संस्थान भारत, वन्यजीव संस्थान भारत और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट छोटी बिल्ली या विडाल, इसको छोटी बिल्ली को हम कहते हैं विडाल प्रजाति, स्मॉल कैट्स विडाल कह देते हैं हम, ये याद रखना, विडाल प्रजाति या छोटी बिल्ली, नहीं तो हम स्मॉल कैट कह ही देते हैं, स्मॉल कैट्स। ठीक है, की वर्तमान उपस्थिति, वितरण, व्यवहार का एक विस्तृत आकलन देता है। विडाल प्रजातियों के बारे में क्या है? विडाल प्रजातियां शीर्ष मांसाहारी जानवरों का एक विधिक समूह होती हैं। शीर्ष मांसाहारी जानवरों का ये फेलिडे कुल के उपकुल फेलिना के अंतर्गत आती है। ये लगभग सभी प्रकार के स्थलीय बायोम जैसे जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ आदि में पाई जाती है। सॉरी, भारत में 10 विडाल प्रजातियां पाई जाती हैं। 10 पलास कैट्स, यूरेशियन लिंक्स, उसके बाद जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, रस्टी रस्ट, रस, इस रस्टी स्पॉटेड, उसके बाद थोड़ा सा मिटाते हैं पहले, अच्छा हाँ, कैट, मॉर्बल्ड कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट और कैरेकल। ठीक है, जंगल कैट भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जंगल कैट। ठीक है, इसके बाद रस्टी स्पॉटेड पाई, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली का स्थान होता है ये, रस्टी स्पॉटेड होता है। तो दो चीज, क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आएंगे, बहुत मुश्किल है क्वेश्चन यहाँ पे जंगल कैट के बारे में, इसको बारे में आना। रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति है। ये हो सकता है कभी पूछना चाहे तो, अगर आ सकता है, चांसेस बहुत कम है इसके। बिल्ली प्रजातियों में अंतर क्या होता है? बड़ी बिल्ली प्रजातियों, जो बड़ी बिल्लियां हैं ना, वो दहाड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लचीली हाइड हड्डी होती है, गले की हड्डी होती है, हाइड हड्डी होती है, हड्डी होती है तो लचीली होती है, तो वो दहाड़ सकते हैं। जो कठोर होती है वो दहाड़ नहीं सकते हैं, तो घुरघुराने लगते हैं पुर। ठीक है, तो जरा से अब देखते हैं कुछ भारत में प्रमुख छोटी बिल्लियों की प्रजातियों के बारे में देख लेते हैं हल्का सा, ताकि आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक 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 है, इसलिए ध्यान सुनना। एक है सुनहरी, एशियाई सुनहरी बिल्ली, कितना सुनहरी से है ये बिल्ली, ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब कि भविष्य में प्रॉब्लम हो सकता है इसको।
और ये अनुसूची 1 में है, किसके, WPA के 1 में है ना। इसको आप मार नहीं सकते, अगर वार्डन कहते तभी मार सकते हो आप, और अगर वार्डन कह दिया है और वन मंत्रालय ने रोक दिया है तो रोक दिया जाएगा इसको। और मारने के लिए इसको बहुत जेन्युइन वजह चाहिए, तो 3 वजह उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रहते कहाँ पे, ये भारत मलाई और जैव भौगोलिक क्षेत्र की स्थानिक है ये। भारत में असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल मिलती हैं। विशेषताएं इसकी हैं अपने प्रादेशिक क्षेत्र और एकांत में वास करने वाली, कभी कभी जाड़ों में देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एशियाई सुनहरी बिल्ली। एक है कैराकल, देखो कैसे दिख रहा है इसका, लंबे लंबे इसकी जो है कान है। पर्यावरण इसका शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र भारत में केवल 3 राज्यों में मिलता है, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है। यानी जो कैराकल है वो 3 जगह पाया जाता है, तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। की विशेषताएं हैं, इसे सिया घोष काले गुच्छेदार कान के नाम से जाना जाता है। एकांतवासी, प्रादेशिक और रात्रिचर होते हैं। एकांतवासी होते हैं, प्रादेशिक होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ये रात्रिचर होते हैं, इसलिए याद रखें कैराकल रात्रिचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिशिंग कैट के बारे में देखिए आप, फिशिंग कैट के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा इस पे ये बता दिया था, जो कैराकल है ना वो लीस्ट कंसर्न में होती है। लीस्ट कंसर्न मतलब ये होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी भी प्रजातियां हैं, भविष्य में भी कोई खतरा नहीं है, बस अभी बचा ध्यान रखना है बस हल्का सा। और अनुसूची 1 में शामिल है 1972 की अनुसूची, जो WPA की है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी 1 में है। और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंदर शामिल की गई है ये कैराकल। ले भाई, पुनर् पुनर्प्राप्ति मतलब प्रॉब्लम नो, लीस्ट कंसर्न है, प्रॉब्लम नो, इसलिए उसको रखा गया। अब जो फिशिंग कैट है, ये बंदा जो है वल्नरेबल है ये, यानी इसके संकट ज्यादा है, इसकी लीस्ट की तुलना में ज्यादा संकट इसमें है। और अनुसूची 1 में रहेंगी, तो ज्यादातर जो इंडेंजर्ड होगी, जो डेंजर जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, उसको ज्यादातर अनुसूची 1 में ही रहती है, ठीक है। तो फिशिंग कैट क्या होता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र में, सुंदरबन में, हिमालय तराई क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्से में पाई जाती हैं। रात्रिचर होते हैं, पिछले पैरों में झिल्ली लगी होती है, तथा ये उथले जल में आसानी से आगे बढ़ने में सहायता मिलती है इनको, इसलिए इनके पैर जो थोड़ा सा झिल्ली लगे होते हैं उसमें, ठीक है। अब यूरेशियन लिंक्ड क्या है, ये लीस्ट कंसर्न है। यूरेशियन लिंक्स लीस्ट कंसर्न है, और ये मध्य एशिया के बंजर वाले इलाके में रहते हैं। प्रचंड खुले और पथरीले पर्वतीय पठार, भारत में लद्दाख के कुछ भाग में पाए जाते हैं ये। और मुख्यतः एकांतवासी होते हैं, प्रादेशिक होते हैं, रात्रिचर होते हैं ये, इस तरह भी देखा जाता है इसको। और भारत में हाथियों की स्थिति देख लेते हैं अब। अभी हमने ये देख लिया भाई, ये बिल्ली है। तो एक हुआ बिग कैट अलायंस, यानी बिग कैट और एक स्मॉल कैट। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, और क्वेश्चन आएंगे भी पक्का, ये तो कोई रोक नहीं सकता इसको। भारत में हाथियों की स्थिति क्या है, भारत में हाथियों की स्थिति, हाथियों का DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान से 2021 से 25 भारत में हाथियों की DNA आधारित पहली गणना है ये। DNA आधारित पहली गणना किया गया तो 21 से 25 के बीच में, इसलिए सुर्खियों में आ गया है ये। और पर्यावरण मंत्रालय ने किया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तत्वावधान में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किया गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने करा है इसको। और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तत्वावधान में भाई, वो भी प्रोजेक्ट एलिफेंट था साथ में। और एशियाई हाथियों की जो कुल संख्या बनी है अभी 22,446, 22,446 संख्या भी है इनकी। वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है, जो वन में रहते हैं, जो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का 60% है। आप देखो कि जो एशियाई हाथी हैं, अगर पूरी दुनिया में जो देखा जाए कि कितने हाथी हैं, अगर वनों में रहने वाले जो हाथी हैं वो लगभग 60% हाथी भारत में है, सर्वाधिक संख्या भारत में है, लगभग 60% है भारत में। तो ये मतलब कहना चाह रहा है कि वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। कौन सी, वनों में रहने वाले एशियाई हाथी भारत में, जो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का लगभग 60% है। पूरी दुनिया में जितने हाथी पाए जाते हैं उसके 60% हाथी आपको
वनों में मिलते हैं और वो भारत में मिलते हैं 60%। ठीक है। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो इसमें जो मुख्य रूप से निर्मित 4 वन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे वन्य पहाड़ी क्षेत्र कैसे, हिमालय की तलहटी है, पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व मध्य भारत है और पश्चिमी या पूर्वी घाट है। तत्के साथ अंडमान द्वीप भी में कुछ पाए जाते हैं ये चीज। तो 4 जो वन्य पहाड़ी क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। पूर्व मध्य भारत और पश्चिमी और पूर्वी घाट एक ही है। फिर जो है ये अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पश्चिमी घाट पाई जाती है। जो जंगली हाथी होते हैं ना, वो सब ज्यादा पश्चिमी घाट पाया जाता है। पश्चिमी घाट इधर ऐसे यहाँ पे है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पाई जाती है। और उसके बाद उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पूर्वोत्तर पहाड़ी, यहाँ जैसे मध्य पूर्व भारत बन रहा है ना, ऐसे करके ये वाला और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों का स्थान है। जब ब्रह्मपुत्र ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इसका मैदान बनता है, उसके स्थानों पर आ जाती है। तो हम देखेंगे पूरा, अगर इंडिया का मैप देखें हम ऐसे करके मैप देखते हैं हम, ऐसे करके मैप देख लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। ये और एक ये नदी आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र, ये नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, इसके पास में वो मिलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और जो हिमालय का ये तलहटी क्षेत्र है, यहाँ पे मिलता है। ठीक है। राज्यों में अगर देखेंगे सब ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है हाथी, फिर असम में पाया जाता है, फिर तमिलनाडु पाया जाता है, फिर केरल में पाया जाता है। ये याद रखिएगा आप, कर्नाटक असम, कर्नाटक असम तमिलनाडु केरल, क्या नाम, काटक, काटक कर्नाटक, ये हो जाएगा हमारा असम, ये हो जाएगा तमिलनाडु और ये हो जाएगा केरल। तो कर्नाटक पहले, केरल बाद में। तो काटक याद रखना है, कटक याद रखना, कटक, कटक, कटक याद रखना आप ट्रिक के बेस पर। अब एशियाई हाथी किसको बोलते हैं, जरा देखते हैं एशियाई हाथी के बारे में, देखते हैं क्या क्या है। समूह का नेतृत्व कौन करती है, मादा करती है, मादा मतलब फीमेल। ठीक। यह भारतीय, सुमात्राई और श्रीलंका में रहती है अच्छे तरीके से, और अत्यंत बुद्धिमान है ये, मजबूत पारिवारिक बंधन होता है इसका, और उन्नत उन्नत संचार क्षमता होती है इसकी। इसका जो जीवन काल होता है वो 60 से 70 साल होता है। 22 माह का इसका गर्भ धारण होता है, क्षमता होती है। 13 वितरण देशों में शुष्क से आर्द्र वन तथा झाड़ी भूमि, घास भूमि पर्यावास इसका है। और पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों की भूमिका क्या है, क्यों हाथी जरूरी है पारिस्थितिक तंत्र में, क्योंकि घने वनों में अन्य प्राणियों के लिए मार्गों का निर्माण करती है। जब चलती है ना तो एक मार्ग बन जाता है, और सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर देती है ये। बाज प्रसार के माध्यम से वनों की बीज प्रसार के माध्यम से वनों की विविधता बढ़ जाती है। जब अब जैसे मान लीजिए आप पेड़ पौधे हैं, जब ये चलते हैं ना तो पूरा जो हिल जाता है एकदम, अपने पैर से लेकर के बहुत दूर तक लेकर चले जाते हैं लोग। तो इससे जो है वनों की जो विविधता बन जाती है। संरक्षण उपाय प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ना, ये आपको याद रखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अभी ये प्रोजेक्ट हमने टाइगर देखा था, टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट तो 1992। 14 प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र है। 14 प्रमुख हाथी राज्य हैं, में आप 33 आरक्षित क्षेत्र वहां पे देख सकते हैं। मान लीजिए एक राज्य ये है, तो कुछ दो तीन किस्म, 3 4 हो सकते हैं। तो 14 हाथी राज्य जो प्रमुख हाथी राज्य जहाँ पे हाथियों को देखा जा सकता है, वहां से इसको देखा गया है। तो वहां पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि 33 हाथी संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं परिशिष्ट, जो WPA 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, पता ही आपको। साइट्स की परिशिष्ट 1 में है, ये भी पता है। ये एंडेंजर्ड है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। एंडेंजर्ड मतलब क्या होगा आपको, मैं ये IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसकी 9 श्रेणियां बनी हुई हैं।
9 श्रेणियों में एक श्रेणी इंडेंजर्ड की भी होती है। इससे ज्यादा खतरनाक होती क्रिटिकल। इंडेंजर्ड मतलब ये होता है कि हाँ लगभग जो है आप ये कह सकते हो इंडेंजर्ड मतलब 5 से 10,000 की संख्या के बीच में हो सकती है इसमें, या और भी कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही मुश्किल है और ये कभी भी मतलब खत्म होने के कगार पे रहती है, इसलिए इनका जो है गठन थोड़ा मतलब इनका बचाना बहुत जरूरी होता है, इनको बचाना। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा तुलना किया गया है आ, एशियाई हाथियों की और अफ्रीकी हाथियों की। पहले पढ़ते हैं एशियाई हाथी। जो इनका आकार होता है ना, ये छोटे आकार के होते हैं एशियाई, और अफ्रीकी वाले थोड़े बड़े होते हैं। जो अफ्रीकी हाथी है ना, हर मामले में बड़े होंगे ये। तो अफ्रीका के लोग भी बड़े होते हैं क्योंकि उनकी स्थिति उस तरह से बनी होती है। जो फोर इनका माथा होता है वो जुड़वा गुंबद वाले सिर, जिनके बीच का भाग हल्का धंसा हुआ होता है। यह गोलाकार चपटा एंगल गुंबदी सिर होता है, ये अफ्रीकी हाथियों का है। और एशियाई हाथियों का कान जो ना छोटे और गोल होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों का जो कान होता है वो सवाना हाथी देखोगे तो बड़े व पंखे के आकार के होते हैं। जो वन हाथी देखोगे पूरी तरह से अंडाकार या गोल होता है। इसका मतलब क्या, अफ्रीकी हाथी दो तरह के होते हैं, एक अफ्रीकी सवाना हाथी जो संकटग्रस्त है और एंडेंजर्ड यानी यू सॉरी वी यू में आते हैं, और ई एन में आते हैं, एंडेंजर्ड में आते हैं। और जो अफ्रीकी वन हाथी है ना, वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है बेचारे, जिसको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलते हैं आप। अच्छा, संकटग्रस्त और एंडेंजर्ड एक ही चीज है। एंडेंजर ना, क्रिटिकली एंडेंजर बहुत मुश्किल है। तो अफ्रीकी वन हाथी जो है ना बहुत, यानी अफ्रीका में जो सवाना हाथी होती है एक वन हाथी होती है, इसलिए दोनों में अलग अलग चीजें पाई जाती है। तो जो वन हाथी है अफ्रीका का वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो सवाना हाथी है वो एंडेंजर्ड है बेचारी। उसके बाद आप अफ्रीकी हाथी जब देखोगे, जो सवाना हाथी है वो बड़े एवं पंखे के आकार के होता है, और वन हाथी पूरी तरह से अंडाकार गोल होता है। ठीक है, और अफ्रीकी हाथी के ना नर और मादा दोनों के बड़े दांत होते हैं, जबकि एशियाई हाथी के केवल कुछ नर हाथियों के दृश्यमान दांत होते हैं। मादा हाथियों के दांत छोटे हो सकते हैं, इस तरह से है। उसके बाद पीठ देखिए, जो कुबड़नुमा किसका, एशियाई हाथी का कुबड़नुमा या उत्तल आकार की बाहर की ओर उभरी हुई है, और अफ्रीकी हाथी जो है ना अवतल आकार के बीच में धसी हुई होती है पीठ, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो उस 50 वर्ष पूरे होने पर कुछ चीजें, कुछ परियोजना जो लगाई गई थी उस परियोजना का थोड़ा सा क्या कह सकते हैं इसकी, एक तरीके से इसका रिपोर्ट देखा गया कि भाई इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज समीक्षा की गई एक तरह से। विश्व मगरमच्छ दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर, अब देखो ये विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है ये देख लेते हैं। 17 जून को मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। और पूर्व संध्या पर क्या हुआ कि भारत में मगरमच्छ संरक्षण योजना की शुरुआत की स्वर्ण जयंती मनाई गई। शुरुआत की उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई। 50 वर्ष को स्वर्ण जयंती बोलते हैं, तो 50 वर्ष को स्वर्ण जयंती मनाई जाती है 50 वर्ष पे। मगरमच्छ संरक्षण योजना की परियोजना के बारे में, परियोजना की शुरुआत एच.आर. बस्टर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1975 को यह परियोजना शुरू की गई। कौन सी परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 शुरू की गई थी 1 अप्रैल को। ठीक, और 17 जून को जाकर मनाते हैं हम दिवस, मगरमच्छ संरक्षण दिवस मनाते हैं हम जाकर के वहां पे, विश्व मगरमच्छ दिवस या मगरमच्छ दिवस। और मगरमच्छों के प्राकृतिक पर्यावासों का संरक्षण करना और कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनकी समष्टि को तेजी से बढ़ाना बढ़ाना भारत में मगरमच्छ संरक्षण की सफलता के बारे में बात करिए तो उड़ीसा में विशेष भूमिका है उड़ीसा की। उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छ के तीनों देशज प्रजातियों के संरक्षण हेतु केंद्र मौजूद हैं। ये 3 केंद्र संरक्षण केंद्र कैसे हैं, इस तरह से हैं। घड़ियाल का टिकरपाड़ा सतकोसिया में है,
खारे जल का मगरमच्छ डांगमल भितरकनिका तथा जो मगर है मगरमच्छ है वो राम तीर्थ यानी सिमलीपाल में है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि घड़ियाल है सतकोसिया में, खारे जल का जो मगरमच्छ है वो आपको भितरकनिका मिलेगा डांगमाल में, जो मगर है वो राम तीर्थ मिलेगा सिमलीपाल में। खारे जल के मगरमच्छ और मगर की समष्टि में वृद्धि कैसे हो रही है? खारे जल का मगरमच्छ की समष्टि अब इनकी संख्या लगभग 2500 हो चुकी है और मगर की समष्टि लगभग 8000 से लेकर के 10,000 तक पहुंच चुकी है। यह प्रजाति एक बार फिर से अपने ऐतिहासिक प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गंगा नदी घाटी में पाई जाने लगी है। ये बड़ी बात है भाई, इसी को कहते हैं ना पुनर्प्राप्ति प्रजाति योजना, इसी को इसीलिए लगाया गया है, इसको लाया गया है। घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश के राज्यों में विस्तृत। एक है कतरनिया घाट, ये भी उत्तर प्रदेश में है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। आज भारत में विश्व की 80% प्राकृतिक पर्यावास वाली घड़ियाल समष्टि मौजूद है। यहाँ पे भारत में 80% तक जो प्राकृतिक पर्यास वाली घड़ियाल हैं वो यहाँ मिलती हैं। 2025 में भारत ने नई घड़ियाल संरक्षण योजना की घोषणा की है। इस नई घोषणा का उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तक ओडिशा की महानदी में घड़ियाल की समष्टि बढ़ाना। अभी जो घड़ियाल की बात थी यहाँ पे देखो आप आकर के, मगरमच्छ की बात थी यहाँ पे, अब ये घड़ियाल के नाम से शुरू कर दिया इन्होंने कि भाई हम नई घड़ियाल संरक्षण योजना लागू करेंगे हम। हालांकि योजना चल मगरमच्छ चल रही तो उसी में घड़ियाल भी था, लेकिन उन्होंने घड़ियाल के लिए अलग से किया, थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया है। गंगा में थी तो ब्रह्मपुत्र को भी लिया, सिंधु को भी लिया और उड़ीसा की महानदी को भी लिया घड़ियाल की समष्टि बढ़ाने के लिए। और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक, आपको पता है कि मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक बना हुआ है, यहाँ मगरमच्छों का प्रजनन कराया जाता है, इनकी संख्या बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में सहायता की जाती है। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ कौन कौन से? खारे पानी का मगरमच्छ कौन सा? एश्चुरी मगरमच्छ कह सकते हैं इसको आप, एक क्रोकोडाइलस पोरोसस बोलते हैं इसको। विशेषता है ये रात्रिचर जीव होता है, रात जगता है ये ससुरा। ठीक है, ये लीस्ट कंसर्न होता है परिशिष्ट के 1 में है और अनुसूची 1 में है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। उसके बाद रात्रिचर जीव और असमतापी होता है, शरीर का तापमान सीमित रूप में नियंत्रित करते हैं ये बंदा। और विविधता क्या है? विश्व में मगरमच्छों की 13 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 में भारत में पाई जाती है। खारे पानी का मगरमच्छ विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है ये। किसी भी प्रजाति किसी भी प्राणी में सर्वाधिक काटने की क्षमता मगर मगर क्या मगरमच्छ बनी, वे घोंसला बनाने में समान रूप से पक्षियों को लुभाने के लिए, घोंसला बनाने के सामान के लिए, पक्षियों को लुभाने के लिए औजारों का उपयोग करता है, जैसे कि अपने सिर पर बैलेंस स्टिक रखता है। इतना कमीना किस्म का है ये मगर। क्या करता है, जैसे पक्षियां घोंसला बनाती है जब ना, तो उनको कुछ चाहिए, तिनका उनको चाहिए तो तिनका लेने के पास जाती है। तो ये क्या करता है मगर कि अपने ऊपर से रखा रखा रहता है, जैसे पक्षी आती है पर्स पकड़ लेता है वो और खा जाता है मार करके। बताइए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कहाँ से आते हैं ये लोग दुनिया से। फिर एकमात्र भारतीय प्रजाति जो अत्यधिक तापमान से बचने के लिए भूमि में बिल बनाती है, बताइए। ये जो जब तापमान ज्यादा हो जाता है ना तो ये बिल बना लेती है, जमीन में बिल बना लेती है और वहां पे रहती है। ये मगर का काम है, बताइए। फिर घड़ियाल, नर घड़ियाल की नाक के सिरे पर घड़ा नामक उभरी संरचना होती है। यह आवाज निकालने, बुलबुले बनाने और मादाओं को आकर्षित करने में सहायक होती है। अब बताइए कि नाक जिसकी बड़ी होती है तो वो कहते हैं ना, जब कोई अगर मेल पर्सन उसकी नाक बड़ी है ना तो लोग जो फीमेल की तरफ आकर्षित होती हैं। ये देखिए घड़ियाल की भी नाकें बड़ी हो गई तो मादा की तरफ आकर्षित हो गई। मतलब छोड़ने वाला कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी प्रजाति हो, चाहे इंसान तो है ये है एक दूसरे के लिए पागल, ये भी पागल हो सकते हैं। फिर मछली पकड़ने में विशेषज्ञ है इसको। सभी मगरमच्छों में केवल लंबी और पतली थूथन होती हैं। सभी मगरमच्छ लंबी होंगी और पतली थूथन, जैसे इस तरह दिख रहा है ये वाला, पता है ये।
और स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिन दिखाने वाली एक मात्र प्रजाति है ये। पर्यावास इसका है खारे पानी का मगरमच्छ देखेंगे आप तो उसमें लवड़ी जल के क्षेत्र होता है, मैंग्रोव होता है, एस्चुरी और तटीय जल होते हैं। उसके बाद ओडिशा में भितरकनिका, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन। उसके बाद मगर क्या है, ताजे जल के पर्यावास, झीलें, नदियां, धीमी गति वाली धाराएं। घड़ियाल क्या है, गहरी स्वच्छ और तेज बहाव वाली नदियां जिनमें अंडे देने के लिए रेतीले तट हों। नेपाल राप्ती नारायणी नदी उसमें मिलता है। नेपाल में अगर आप कभी देखोगे तो वहां पे नदी है राप्ती और नारायणी, उसमें मिलता है। भारत में आपको पता है गंगा में गिरवा जो है ना, ये गंगा की सहायक नदी गिरवा है। उत्तर प्रदेश में फिर सोन, मध्य प्रदेश में रामगंगा, उत्तराखंड गंडक, बिहार चंबल, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान मतलब चंबल, यूपी एमपी एंड राजस्थान। फिर उसके बाद महानदी उड़ीसा में। अब एक आखिरी पढ़ते हैं नदी डॉल्फिन के बारे में। तो इसके बाद हम फिर अगले अगले बाद शुरू करेंगे। तो अभी हम नदी डॉल्फिन जितने पार्ट में आएगा हम उतने पार्ट में लेकर के आएंगे। हाँ, जब इतनी दूर आप पहुंच चुके हो तो मैं आपके धैर्य की जो है आपके धैर्य को सलाम करता हूँ। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि मेरे इस चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपका एक दुरुद दक्षिणा होगा। बस सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक शेयर भी करते तो अच्छी बात होगी, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज। आइए नदी डॉल्फिन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छे से इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया। कौन सी नदी? भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 के शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। भारत का पहला व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन करता है। पहला व्यापक रूप से नदी डॉल्फिन जनसंख्या का आकलन करता है। मुख्य निष्कर्ष क्या है? भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या 6327 है, 6327, जिनमें जो गंगा नदी डॉल्फिन है वो 6324 है और सिंधु मात्र 3 ही पाई गई मतलब डॉल्फिन। तो 6324 डॉल्फिन किसमें गंगा में है। दरअसल गंगा की ही डॉल्फिन होती है, लेकिन सिंधु में भी पाई जाती और भी जगह पाई जाती है। इसका वितरण क्या है? मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी द्रोणियों में है। उसके बाद राज्यवार स्थिति, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी सर्वाधिक है। इसके बाद बिहार में पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे है? यूपी में है। फिर आता है हमारा बिहार में, फिर आता है हमारा वेस्ट बंगाल में। देख लीजिए 3 जगह पे है। अब अम्ब्रेला प्रजाति किसको बोल? डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति है, जिसका अर्थ है कि डॉल्फिन संरक्षण का उनके पर्यावास और वहां की व्यापक जैव विविधता पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए फ्लैग जो अम्ब्रेला प्रजाति, इसका मतलब जैसे हमारा छाता है खोला, पूरा खोल दो, उसके सब आ जाएंगे ना, तो ये वाली वो वाली ऐसा वैसा सब, इसलिए बोलते हैं उसको प्रजाति कौन सी? ये वाली प्रजाति बोलते हैं कि अम्ब्रेला प्रजाति है। भारत में नदी डॉल्फिन एक होता है गंगा नदी डॉल्फिन, एक होता है सिंधु नदी डॉल्फिन। गंगा वाले को बोलते हैं प्लेटिनिस्टा, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका, और उसके बोलते हैं प्लेटिस्टा, और माइनर बोलते हैं माइनर। अच्छा इनका देखिए इनका रंग भी चेंज है। गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से 2 भिन्न प्रजाति हैं, ठीक है भाई, और कार्यात्मक रूप से नेत्रहीन होती हैं और इको लोकेशन से दिशा निर्देशन का शिकार करती है, यानी इको लोकेशन से करती है ये दिशा निर्देशन और शिकार। लम लंबी पतली थूथन होती है, इनकी लंबी होती है पतली होती है, गोल पेट होता है, मजबूत शरीर होता है, बड़े मीन पक्ष होते हैं इसके। शीर्ष परभक्षी नदी स्वास्थ्य की संकेतक प्रजाति होती है और उथले जल में चलने हेतु
बगल की ओर तैरने का विशिष्ट व्यवहार इसमें है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है और स्थानीय नाम इसका सुसु है, क्योंकि जब ये पानी में चलती है ना, जब सांस लेती है तो श्वसन के दौरान की उस पे ध्वनि निकलती है सू सू करके। और गंगा का टाइगर कहा जाता है इसको। गंगा का टाइगर कौन है ये? गंगा का टाइगर है हमारा सूसू। बताइए, है नाम टाइगर लेकिन नहीं है, ये गंगा का टाइगर लेकिन ये सूसू है ये। और ये मादा जो है ना, मादा नर से आकार में बड़ी होती है, यानी जो फीमेल है ना ये बड़ी होती है मेल से। अब सिंधु नदी डॉल्फिन क्या है? पंजाब का राजकीय जलीय जीव है और स्थानीय नाम इसका भूलन होता है। भूरे या ग्रे रंग का होता है, कीचड़ युक्त नालियों में, नदियों में रहने के अनुकूलित है ये। उसके बाद आप देखेंगे कि पर्यावास क्या है इसका। तो गंगा नदी डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश, नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा सांगू कर्णाफुली नदी तंत्र है। नदियों के गहरे हिस्सों, संगम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में विश्व की लगभग 90% गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। विश्व की 90% गंगा नदी में यही पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र तथा भारत में ब्यास नदी में पाई जाती है। ब्यास नदी के बारे में बता दें आपको थोड़ा सा। ये इंडिया में ही इसका ओरिजिन है और इंडिया में ही इसकी समाप्ति, डिजॉल्व, ब्यास नदी की खासियत है। खतरे: अस्थिर अवैज्ञानिक मत्स्यन, मानव निर्मित जल अवसंरचना, खराब जल गुणवत्ता और मानवीय हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन, लवणता में वृद्धि। संरक्षण उपाय क्या है? ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 शुरू किया गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य पश्चिम बिहार में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। और चंबल नदी संरक्षण को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में है। कंजर्वेशन एशियाई रिजर्व डॉल्फिन स्टैंडर्ड्स नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए प्रजाति केंद्रित उपकरण ये। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। कल से मैं यहाँ शुरू करूंगा गिद्ध वाले से, यानी जब थर्ड पार्ट आएगा तो मैं इसको आपको दूंगा, यहाँ से गिद्ध वाले से दूंगा थर्ड पार्ट। और पूरा तो करवा करेंगे, कंप्लीट तो करवाएंगे हर हाल में, हम कंप्लीट करवाएंगे हम इसको। 2-3-4 दिन लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम करवाएंगे। और आपको अगला वीडियो भी, ये सब वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे, रोज डेली आपको एक वीडियो मिलेगा, ताकि ये पूरा इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी उसी पे, और आप जो है आसानी से देख पाओगे प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, ओके, तब तक के लिए हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और इससे जो है सब्सक्राइब करिएगा और ये लाइक भी करिए, क्योंकि नया चैनल अभी है ये और इसको ग्रो करने में टाइम लग सकता है। प्लीज़ 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 इसके आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कर लीजिए, और इस पर आप शेयर कर सकते हो, शेयर कर दीजिए। तो ये सर शाह कोचिंग सिर्फ आपके लिए बनाई है, सर शाह यूपीएससी सिर्फ आपके लिए बनाई है, और आपकी, ताकि आपकी पढ़ाई और एग्जाम ओरिएंटेड मिशन, इसका नाम रखा मैंने मिशन यूपीएससी 2026, ये मैंने मिशन रखा है इसका पूरा। तो बस इस 26 को क्लियर करना चाहे जैसे करके, ये मैंने मिशन रख दिया, इसीलिए तो आप इसको क्वालिफाई करिए, और जितना हो सकता है मैं आपको उतना करूंगा। मैं आपको जल्दी से ही कल से मैं आपको टेस्ट भी देना शुरू करूंगा, टेस्ट नंबर 1 कल। जो देखिए, टेस्ट के लिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल करेंगे, क्या नहीं शामिल करेंगे, वो पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर टेस्ट के बारे में, क्या टेस्ट करना है, और पीवाईक्यू उसी टेस्ट के साथ ही हम आपको देंगे हम। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।